कभी मत भूलिए आप अपनी कहानी के मुख्य पात्र हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी। इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। लाक्षागृह बन गया दिल्ली के मालवीय नगर का होटल फ्लोरिस स्टे। बताया जा रहा है सुबह तारों की चिंगारी से 8 बजे आग लगी, जबकि 9 बजे फायर ब्रिगेड पहुंची। तब तक लोकल के लोगों ने ईंट पत्थर से खिड़कियां दरवाजे तोड़े और नीचे गद्दे बिछाए। फर्स्ट फ्लोर वाले तो कूद गए, लेकिन तीसरी मंजिल से कूदने वाले गंभीर घायल और 2-4 तो मर भी गए। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन है जिम्मेदार इन लाक्षागृहों का? इस तरह के लाक्षागृह मेट्रो शहरों में देखने को मिल जाएगी। गौर करने वाली बात है कि ऐसे होटलों और निर्माणों में नियमों की तिलांजलि दी जा रही है, वो भी खुलेआम। अब बात कर लेते हैं होटल फ्लोरिस स्टे की, जहां ये हादसा हुआ है मालवीय नगर में। बेड एंड ब्रेकफास्ट के अंतर्गत लाइसेंस मिला है ऐसे होटल को दिल्ली सरकार द्वारा, यानी एक स्कीम है सरकार की जिसमें कुछ मानक है व्यवसाय करने के। लापरवाहियां गिनाए तो लाइन लग जाएगी, समय कम पड़ जाएगा। फ्लोरिस स्टे होटल को सिर्फ 6 कमरे बनाने की परमिशन और लाइसेंस था, जबकि बना रखे थे उसने 25 कमरे। अंडरग्राउंड जो पार्किंग के लिए था उसमें भी कमरे बना डाले। पार्किंग का कोई अता पता नहीं, जहां वाहन खड़े कर लो इधर उधर। फायर सेफ्टी का भी कोई अता पता नहीं, ना ही कोई इंतजाम था। आने और जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, दरवाजा भी इलेक्ट्रिक लॉक वाला था, जो लाइट कटते ही लॉक हो गया। यानी लोग गैस चैम्बर में कैद हो गए और दम घुटने से कईयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है विदेशी लोग भी जो इलाज के लिए आए थे इस होटल में रुके थे, जिसमें नाइजीरिया, थाईलैंड इत्यादि के 17 लोग थे। यानी सीधे सीधे घोर लापरवाही। फ्लोरिस स्टे नाम से होटल मालिक का नाम लवकेश बजाज है, जो फरार हो गया। घटना के बाद से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं खिड़कियां तक सील थी, लोग खिड़कियां तोड़ कूदे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालवीय नगर दिल्ली में होटल में आग लगी, 21 लोग मर गए और 40 लोगों को घायलों को रेस्क्यू सहित कई विदेशी नागरिक। यानी घटना कितनी भयावह थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना करीब सुबह की बताई जा रही है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, यानी ऐसा देश के हर शहरों में हाल है फिलहाल। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का एफआईआर दर्ज किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इन्होंने भी तीसरी कर ली, वरना एक संदेश जारी कर सकते थे पूरे देश में ऐसे होटल सील किए जाएं तो आने वाले भविष्य में कुछ घटनाएं रुक सकती थी। चलिए अब सवाल उठता है, क्या कर रहे हैं मोटी मोटी तनख्वाह वाले अधिकारी, क्या कर रहे हैं पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी? और सबसे बड़ी बात, ये नेता लोग जो कहते हैं हमने तो जन्म लिया है जनता की सेवा के लिए, हर समय जनता के लिए मर मिटने वाले अपने को बताते हैं, ये क्या नेतागिरी कर रहे हैं? फिलहाल लगता है जनता स्व होने के लिए है, या जनता सिर्फ चुनाव के समय वोट देने के लिए, या जनता सिर्फ टैक्स देते रहे और लोग मौज काटे। ये बड़ा सवाल है। आप लोग प्लीज कमेंट में अपनी बात जरूर व्यक्त करें, अन्यथा हम भी मान लेंगे जनता में कोई संवेदना नहीं, उसका कोई अपना विचार नहीं। इधर बंगाल में लगातार खेला हो रहा है और आज तो महाखेला हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ममता की पार्टी टूटी या तोड़ी गई? जी हाँ, ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी का दर्जा दिया है स्पीकर ने। स्पीकर से ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि उसके पास 60 विधायकों का समर्थन है। साथ ही उन्होंने कहा उन्हें ममता दीदी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अभिषेक बनर्जी से है। इधर अभिषेक के घर पर ईडी पहुंच गई। इधर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया, इससे राजनीति और गर्मा गई। इधर इन सब के बीच उद्धव ठाकरे के बयान आया है कि बंगाल में भी अमित शाह ने खेला कर दिया। जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, वैसा ही अमित शाह ने बंगाल में कर दिया। सवाल यह है कि ममता की पार्टी टूटी है तोड़ी गई, ये बड़ा सवाल। इधर आरजेडी के एक नेता का बयान आया है कि बीजेपी और आरएसएस का यही फंडा है कि वन नेशन वन पार्टी, और उसी दिशा में बीजेपी चल रही है आगे। फिलहाल देश की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर हो चली है, वो सब भूल जाती है। फिलहाल देश की राजधानी से अन्य खबरों पे हम बात कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। साकेत में इमारत ढहने का मामला, मालिक 4 मंजिलों से प्रति लाख 10 लाख रुपए कमाता था और 2 मंजिलें बनाने की योजना बना रहा था। पुलिस ने इमारत किराए पर कमरे लेने वाले किराएदारों और निवासियों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया है और उनकी जानकारी ली जा रही है और उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। 2020 में दिल्ली दंगे का मामला अदालत ने अविश्वसनीय साक्ष्यों का हवाला देते हुए 5 लोगों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। एलजी ने बहु एजेंसी रिस्क मैनेजमेंट बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। मुंबई में मानसून से पहले बारिश हो गई,
बोरीवली, सांताक्रूज, बरसोवा, अंधेरी, दहिसार, बांद्रा और खार क्षेत्र में बारिश हुई है जमकर। महाराष्ट्र में 36,585 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफी से 56 लाख किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी गुजरात में 18,777 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। शिव कुमार, जिन्होंने वयोवृद्ध ओबीसी नेता सिद्धरामैया से राज्य की बागडोर संभाली है, डॉक्टर जी परमेश्वर सहित 13 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ली। केरल से बड़ी खबर यह आ रही है कि केरल विधानसभा एलडीएफ ने यूडीएफ पर सरकारी कर्मचारियों के अनुचित सामूहिक तबादलों का आरोप लगाया, विधानसभा से वॉकआउट किया। विनय विश्रम का कहना है कि केरल के उप विपक्षी नेता मुद्रा एलडीएफ के भीतर बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। एसआईटी ने खुलासा किया, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने यूथ कांग्रेस हमले के आरोप में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के सुरक्षा कर्मियों को अभियोजन से बचाने के लिए प्रयास किए। टीवीके ने उपचुनाव के लिए तमिलनाडु से उस राज्यसभा की एकमात्र सीट कांग्रेस को आवंटित कर दी। फिल्म किलर के स्टेटमेंट की ओटेरी में शूटिंग के दौरान सिलेंडर फटने से मौत हो गई। अन्नामलाई ने भाजपा छोड़ी, नई राजनीतिक मुहिम शुरू करेंगे। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ दी और उम्मीद की है कि ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे जो अंततः एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाएगा। लंबे इंतजार के बाद तमिलनाडु पुलिस को नियमित डीजीपी मिल गया। जी हां, महेश कुमार अग्रवाल ने फिलहाल कारभार संभाल लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने करुणानिधि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें सशक्त नमन किया। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही कि राष्ट्रीय सुरक्षा मानवाधिकार आयोग ने आदिवासी नाबालिगों की तस्करी और उन पर हमले के मामले में उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया है। कैबिनेट ने उड़ीसा में नए तटीय रामेश्वरम पारादीप राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। उड़ीसा के एक अधिकारी पर एक निजी समूह के सदस्यों को अपराधी कहने के आरोप में मुकदमा कर दिया और वे एक मुसीबत में फंस गए। पश्चिम बंगाल से खबर यह आ रही कि तृणमूल में फूट पड़ेगी, निष्कासित विधायक ऋतुप्रताप बनर्जी बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। अभिषेक ने हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। आंध्र प्रदेश से खबर आ रही कि लोकेश यूपीआई को सुरक्षित करने के लिए स्वर बैंक के मीगाचैट एआई और वॉइस रिकग्निशन टूल की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएनएफ ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वीडन ने $1.5 मिलियन का फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026 जीता है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही है कि 21 साल के अंतराल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार राज्यव्यापी सार्वजनिक बस सेवा को फिर से शुरू करने जा रही है। बिहार से बड़ी खबर यह आ रही है कि पटना में खान सर कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी, 3 लोग गिरफ्तार। बिहार सरकार ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और संस्कृत विद्यालयों का राज्यव्यापी ऑडिट करने का आदेश दिया। असम से बड़ी खबर आ रही कि असम के ग्रामीणों ने किशोरी की हत्या और लड़की को घायल करने के आरोपी युवक के अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया है। काजीरंगा में पहली बार पीले गले वाले मार्टन को देखा गया है। प्रजाति हिमालय क्षेत्र और असम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य भागों में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर से खबर आ रही कि मुख्यमंत्री उमर ने अपने विधायकों को श्रीनगर के प्रतिबंधित वन क्षेत्र में ले गए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सरकार के 19 महीनों के शासन का विश्लेषण किया। लद्दाख से बड़ी खबर आ रही कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे न देने पर 6 जून को होने वाली विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे सोनम वांगचुक। लद्दाख में स्थानीय सरकार द्वारा लागू की नई उदार शराब नीति को लेकर जन आक्रोश पनप रहा है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ में मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।